बरसगीर पाक व हिंद का एक ऐसा आलम दीन जिसे बिला तफरीक इस्लाम के हर मकतब फ़िक्र के लोग सुनते हैं। वो आलम दीन जिसे सन 2012 से लेके अब तक दुनिया के सबसे बाअसर मुसलमानों की फहरिस्त में शामिल किया जाता है और जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम की तबलीग में सर्फ कर दी। व्यूअर्स, आज हम इस्लामी दुनिया के सबसे मुनफरिद आलिम दीन मौलाना तारिक जमील की फैमिली ट्री की बात करेंगे। मौलाना तारिक जमील के आबाओ अजदाद कौन थे और इनकी नस्ल मशहूर हिंदू बादशाह पृथ्वीराज चौहान से कैसे चलती है। ये लोग पाकिस्तानी पंजाब के एक कस्बे तोलंबा कैसे हिजरत कर आए और इनके पास इतनी ज़्यादा जायदाद कैसे इकट्ठी हो गई। इसके साथ साथ मौलाना के कुल कितने बच्चे हैं। व्यूअर्स, मैं हूं एहतशाम अरशद और आप देख रहे हैं द इंफोटेनमेंट चैनल। व्यूअर्स, इस फैमिली ट्री को समझने के लिए हमें राजपूत ख़ानदान को समझने की ज़रूरत है जो मौजूदा दौर में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में पाए जाते हैं। राजपूत संस्कृत लफ्ज़ राजपुत्रा से निकला है जिसका मतलब है बादशाह का बेटा। कदीम ज़माने में तमाम राजपूत हिंदू मज़हब के मानने वाले थे जिन्हें बुनियादी तौर पे 3 शाखों में तकसीम किया जाता था। इनमें सबसे पहली शाख सूर्यवंशी शाख थी जो अपने आप को सूरज की औलाद मानते थे। दूसरे नंबर पे चंद्रवंशी आते हैं जो चांद को अपना जद्दे अमजद मानते थे। इसी तरह तीसरे नंबर पे अग्निवंशी थे जो आग की औलाद होने का दावा किया करते। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि राजपूतों की ये तीनों शाखें मजीद 36 राजपूत कबीलों में तकसीम हुई जो मुस्तकबिल में कई राजपूत हिंदू रियासतों की बुनियाद बने। इनमें कई कबीले आज भी बरसगीर पाक व हिंद में काफ़ी मशहूर नज़र आते हैं, जैसा कि सूर्यवंशी शाख से ताल्लुक़ रखने वाला राठौड़ कबीला, चंद्रवंशी शाख से ताल्लुक़ रखने वाले भट्टी और जयदेजा कबीला और अग्निवंशी शाख से सोलंकी कबीला सरे फहरिस्त हैं। मौलाना तारिक जमील के आबाओ अजदाद का ताल्लुक अग्निवंशी शाख से निकले एक कबीले चौहान से था जिन्हें राजपूतों का सबसे बड़ा और इंतहाई जंगजू कबीला समझा जाता था। व्यूअर्स, चौहानों ने राजस्थान और इसके आसपास के इलाकों को इकट्ठा किया और यहाँ अपनी चौहान सल्तनत की बुनियाद रख दी जिस पर इस खानदान ने तकरीबन 600 साल तक हुकूमत की। चूँकि राजस्थान का शहर अजमेर इस सल्तनत का दारुल हुकूमत रहा तो इसी वजह से इन्हें चौहान साफ अजमेर भी कहा जाता है। इस सल्तनत का जद्दे अमजद चहमान नामी एक शख्स था जिसके बाद इस सल्तनत पे इसी की नस्ल से कई हुक्मरान आए जिनमें सबसे अहम पृथ्वीराज चौहान था। ये इसलिए भी मशहूर था कि इसने मुसलमानों के खिलाफ कई जंगें लड़ी जिनमें सबसे अहम इसकी गौरी सल्तनत के सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के खिलाफ जंगें थीं। सन 1191 में इसने कई राजपूत कबाइल की एक इत्तेहादी फौज को इकट्ठा किया और तरावड़ की जंग में सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी को एक फैसलाकुन शिकस्त दी। इस शिकस्त के सिर्फ 1 साल बाद सुल्तान शहाबुद्दीन ने पृथ्वीराज चौहान को उसी मैदान जंग में बदतरीन शिकस्त से दो चार किया। इस जंग के नतीजे में पृथ्वीराज चौहान कैद हो गया और फिर बाद में उसे सुल्तान के हुक्म पे कत्ल कर दिया गया। व्यूअर्स, पृथ्वीराज चौहान को इस सल्तनत का आखिरी अफेक्टिव हुक्मरान माना जाता है क्योंकि इसके बाद चौहानों की सल्तनत टूट फूट का शिकार हो गई। अगर पृथ्वीराज चौहान के बच्चों की बात की जाए तो इसके सबसे अहम 2 बेटे थे जिनके नाम रामदेव चौहान और गोविंद राज चौहान था। पृथ्वीराज के कत्ल के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन ने उसके बड़े बेटे गोविंद राज को अजमेर के तख्त पे बिठा दिया जिसके बाद चौहान सल्तनत गौरी सल्तनत की एक वैसल बन गई और आखिरकार सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के हाथों इनका मुकम्मल खात्मा हुआ। जहाँ तक मौलाना तारिक जमील की बात है तो इनका शजरा पृथ्वीराज चौहान के छोटे बेटे रामदेव चौहान से चलता है जो गौरी सल्तनत से शिकस्त के बाद हुकूमत और सियासत से बहुत दूर हो गए थे और अजमेर के मशहूर सूफी बुजुर्ग
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की सोबत में रहने लगे। कुछ अरसा उनकी सोबत में रहने के बाद इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और चौहान ख़ानदान के पहले मुसलमान बन गए। इस्लाम कबूल करने के बाद आप अपने ख़ानदान के साथ मौजूदा पाकिस्तान के इलाके ओकाड़ा आ गए, जहाँ कुछ अरसा रहने के बाद इन लोगों ने तुलंबा के इलाके पे हमला कर दिया और यहाँ के लोकल हुक्मरानों को शिकस्त देते हुए यहाँ अपनी हुकूमत कायम कर ली। लेकिन मुग़ल बादशाह अकबर ने जब मुल्तान पे हमला किया तो ये लोग एक अजीम मुग़ल फ़ौज का मुकाबला ना कर सके। चुनाचे तुलंबा से इनकी हुकूमत का खात्मा हो गया। रामदेव चौहान से चंद नस्लें आगे मुराद चौहान साहू आते हैं। व्यूअर्स, इनके दौर में इस ख़ानदान की तुलंबा पे हुकूमत तो ना थी, लेकिन इनके पास बेपनाह जागीर और माल मौजूद था। यही वजह थी कि इन लोगों को साहूकार और फिर बाद में साहू कहा जाने लगा, जो मौजूदा दौर में चौहानों की एक सब कास्ट मानी जाती है। इनके बाद इस शजरे में अगली शख्सियत इनके बेटे हुसैन चौहान साहू आते हैं। ये भी तुलंबा की एक जानी मानी शख्सियत और एक जागीरदार थे। इसके साथ साथ मौलाना साहब के आबाओ अजदाद में भी इनका नाम शामिल किया जाता है। इनसे चंद नस्लें आगे मियाँ गुलाम मोहम्मद आते हैं, जो मौलाना साहब के परदादा थे। इनकी सिफात को देखते हुए मकामी लोग इन्हें मियाँ घड़ा कहने लगे थे, जिसका मतलब था कीमती जेवरात का एक मजमुआ। अगर इनकी औलाद की बात की जाए तो इनके 3 बेटे पैदा हुए, जिनमें सबसे अहम इनके बड़े बेटे मियाँ इनायत अली थे, जो मौलाना तारिक जमील के दादा थे। आप भी अपने आबाओ अजदाद की तरह ज़राअत से ही मुंसलिक रहे। इसके साथ साथ आप तुलंबा के एक जाने माने सरदार भी थे, जिनकी शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। अगर इनकी औलाद की बात की जाए तो इनके 5 बेटे थे, यानी तारिक जमील साहब के कुल 4 सगे चाचा थे। और व्यूअर्स, यहाँ आपको बताते चलें कि इनके ये चारों चाचा इनके मौलाना बनने के सख्त खिलाफ थे। कहा जाता है कि मियाँ इनायत के सबसे बड़े पोते मियाँ रईस ने तुलंबा में एक गांव की बुनियाद रखी, जिसे इनके नाम से मंसूब करके रईसाबाद कहा जाता है। और व्यूअर्स, मौजूदा दौर में मौलाना साहब इसी गांव में मुकीम हैं। मियाँ इनायत अली के सबसे अहम बेटे मियाँ मोहम्मद बख्श थे, जो मौलाना साहब के वालिद थे। इन्होंने अपनी बुनियादी तालीम तुलंबा से ही हासिल की, जिसके बाद बैचलर्स की डिग्री मुल्तान से हासिल की। कहा जाता है कि आप मुल्तान की मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी भी रहे। इनकी सबसे ख़ास बात ये थी कि ये पाकिस्तान बनने की जद्दोजहद में भी हर महाज पे सरगर्म रहे। और कहा जाता है कि जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुल्तान का दौरा किया तो आप उस वक्त स्टेट सेक्रेटरी थे। सन 1947 में रईसाबाद में इन्होंने अपना एक घर बनाया, जिसमें मौलाना साहब आज भी मुकीम हैं। अगर इनकी औलाद की बात की जाए तो इनके 2 अहम बेटे हैं, जिनके नाम तारिक जमील और मोहम्मद ताहिर है। इनकी ये ख्वाहिश थी कि इनके ये दोनों बेटे डॉक्टर बने, लेकिन इनका सिर्फ एक बेटा इनकी ये ख्वाहिश पूरी कर सका, और वो इनका छोटा बेटा मोहम्मद ताहिर था। आप मौजूदा दौर में बहुत आला पाए के दिल के डॉक्टर हैं। अपनी बुनियादी तालीम हासिल करने के बाद आपने यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से MBBS की डिग्री हासिल की, जिसके बाद आपने कराची यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी हासिल किया। कहा जाता है कि मौजूदा दौर में आप लाहौर के डॉक्टर्स हॉस्पिटल में जॉब करते हैं। अगर इनके बच्चों की बात की जाए तो इनके 2 बेटे हैं, जिनके नाम मियाँ आरफीन और मियाँ ज़ैनुल आबिदीन हैं। ये दोनों अपने वालिद की सरपरस्ती में रहते हैं और लाहौर में ही मुकीम हैं। मियाँ मोहम्मद बख्श के सबसे बड़े और सबसे अहम बेटे मौलाना तारिक जमील हैं। आप 1 अक्टूबर सन 1953 में तुलंबा मियाँ चन्नू पंजाब में पैदा हुए और अपनी बुनियादी तालीम अपने गांव से ही हासिल की, जिसके बाद लाहौर के सेंट्रल मॉडल स्कूल से मैट्रिक किया और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से प्री मेडिकल करने में कामयाब हो गए।
انہوں نے اپنے والد کے خواب کو پورا کرنے کے لیے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور میں داخلہ لیا، جہاں اپنے MBBS کی تعلیم شروع کر دی۔ لیکن انہی دنوں آپ تبلیغی جماعت سے منسلک ہو گئے اور کچھ ہی عرصے بعد آپ نے مکمل طور پہ مذہب سے جڑنے کا فیصلہ کر لیا اور MBBS کیے بغیر ہی کالج چھوڑ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے اس فیصلے کے بعد ان کے والد نے انہیں گھر سے نکال دیا، جس کے بعد آپ رائیونڈ میں تبلیغی جماعت کے مرکز میں شفٹ ہو گئے اور اپنی اسلامی تعلیمات کے حصول کے لیے رائیونڈ کے جامعہ عربیہ میں داخلہ لے لیا، جہاں انہوں نے قرآن، حدیث، تصوف، منطق اور اسلامی فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ نے پوری دنیا میں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی اور اسلامی بیانات کا ایک سلسلہ شروع کیا جو آج تک جاری ہے۔ ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے انہیں ایک صدارتی ایوارڈ سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ ویورز، اگر ان کے بچوں کی بات کریں تو ان کی ایک شادی سے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے مولانا یوسف جمیل ہیں۔ اپنے بہن بھائیوں میں یہ اپنے والد کے سب سے زیادہ قریب اور ان سے کافی مشابہ بھی ہیں۔ آپ مولانا کے بنائے گئے ایک مدرسے جامعہ الحسنین کے وائس چیئرمین بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک سماجی کارکن، ماہر تعلیم اور لوگوں کی فلاح کے لیے بھی کام کرتے ہیں۔ حال ہی میں ان پر کرپشن کے الزامات بھی لگائے گئے تھے، لیکن انہوں نے ان تمام الزامات کو جھوٹا قرار دے دیا۔ اور ویورز، یہ اپنے خاندان کے پہلے فرد ہیں جنہوں نے لو میرج کی۔ مولانا صاحب کے اگلے پیدا ہونے والے بیٹے عاصم جمیل تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے زیادہ تعلیم تو حاصل نہ کی، لیکن اس کے باوجود یہ ایک اعلیٰ پائے کے بزنس مین تھے۔ آپ AJW انڈسٹریز کے نام سے ایک فیکٹری چلاتے تھے، جس میں زراعت سے وابستہ مختلف مشینری وغیرہ بنانے اور بیچنے کا کام کیا جاتا ہے۔ ان کی شادی خانیوال کی نیازی فیملی میں ہوئی، لیکن شادی کے کچھ عرصے بعد ان کی ڈائیورس ہو گئی۔ مولانا یوسف جمیل کے مطابق عاصم کئی سالوں سے ڈپریشن کی بیماری میں مبتلا تھے اور ان کا علاج چل رہا تھا، لیکن اکتوبر سن 2023 میں انہیں حادثاتی طور پہ خود سے گولی لگ گئی، جس سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ انہیں رئیس آباد میں اس خاندان کے آبائی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ مولانا طارق جمیل کے تیسرے اور سب سے چھوٹے بیٹے علی جمیل ہیں، جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بزنس کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ویورز، ان کے علاوہ مولانا صاحب کی 2 بیٹیاں بھی ہیں، جن میں ایک کی شادی وہاڑی شہر کے ایک جاگیردار برہانہ خاندان میں عدنان برہانہ سے ہوئی، جبکہ دوسری کی شادی دیپال پور کے رانا خاندان میں ہوئی۔ ویورز، اگر ان کی دولت کی بات کی جائے تو کچھ سورسز کے مطابق مولانا طارق جمیل اور ڈاکٹر طاہر کمال کو تقریباً 33 ایکڑ زرعی زمین وراثت میں ملی، لیکن کئی دوسری سورسز میں ان کی جاگیر اس سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے۔ چنانچہ اگر ان کی اپروکسیمیٹ نیٹ ورتھ کا اندازہ لگایا جائے تو یہ تقریباً 1 ملین سے لے کے 5 ملین ڈالرز کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ ویور، سنی مکتب فکر کے پہلے امام ابو حنیفہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کا مکمل شجرہ نسب دیکھنے کے لیے اسکرین پہ دی گئی ویڈیو ضرور دیکھیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔